तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास शुरू करते हैं। और कल जो हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे उसी से आगे शुरुआत करते हैं इसकी। तो आज कल हमने कितने न्यूमेरिकल कंडक्शन के ऊपर। तो आज हम करते हैं न्यूमेरिकल शुरू कन्वेक्शन के ऊपर। ओके, सो ये न्यूमेरिकल जो 9.7 है ये कन्वेक्शन का है। एस्टिमेट द हीट लॉस बाय द नेचुरल convection from a horizontal heated plate 1.8 meter wide and 2.0 meter height at 150 degrees Celsius placed upward to the stationary air of a room temperature at 30 degrees Celsius. The convective or film coefficient for this is equal to 12.55 kilojoule per hour meter square second. तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि आपको क्या गिवन है कि हीट लॉस कैलकुलेट करना है नेचुरल कन्वेक्शन में एक हॉरिजॉन्टल हीटेड प्लेट। एक हॉरिजॉन्टल प्लेट है जिसकी डायमेंशन गिवन है, उसकी आपको प्लेट की विड्थ और हाइट गिवन है, उसका टेम्परेचर गिवन है। ओके, और उसके ऊपर एयर है, स्टेशनरी एयर, जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। अब ये क्या जो हीट ट्रांसफर होगा प्लेट से वो कन्वेक्शन से होगा, तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना है हीट लॉस। तो उसका फार्मूला Q का क्या होगा, HA इंटू TS माइनस TF। तो Q तो हमारा हीट लॉस है, H की वैल्यू क्या होती है, कन्वेक्शन और फिल्म कोफिशिएंट 12.55, एरिया गिवन है 1.8 बाय 2 मीटर, TS माइनस TF, TS जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर सरफेस का 150 डिग्री सेल्सियस, और जो आसपास का जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो TF हो गया, उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। ये वैल्यू पुट कर दी हमने सारी इसके अंदर। तो आपके सामने Q की वैल्यू आ गई 5421.6 किलो जूल पर आवर। आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ हमने क्या किया इसके अंदर एरिया की वैल्यू पुट करी, H की वैल्यू और टेम्परेचर उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं फयाज। हाँ जी फयाज, जरा स्टेटमेंट पढ़ो अगले क्वेश्चन की। फयाज अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़वा जरा। फयाज मेरी बात आवाज आ रही है आपको? 9.8 क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो जरा। हाँ जी फयाज, आ रही है आपको मेरी आवाज? चलो मैं ही पढ़ता हूँ स्टेटमेंट। ए सिलिंड्रिकल बॉडी ऑफ 400 mm diameter and 1.5 meter height is maintained at a constant temperature of 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमें गिवन है क्या क्या कहते हैं, आपको सिलेंडर बॉडी गिवन है जिसका 400 mm डायमीटर है और 1.5 मीटर हाइट है। ओके, और उसको हमने मेंटेन किया हुआ है कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। So Fayaz, a cylindrical body of 400 mm diameter and 1.5 meter प्लेट गिवन थी, यानी कि वो रेक्टेंगुलर सेक्शन था। और यहाँ पर क्या गिवन है आपको, यहाँ पर गिवन है एक सिलेंडर। तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है दोनों के अंदर। उसके बाद क्या गिवन है आपको, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड बाय बॉडी पर आवर if convective coefficient is equal to 13.56 per hour meter square degree Celsius।
आपको जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्यू की वो पर आवर में कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला जैसा पहले बताया था, क्यू इज इक्वल टू एच ए टी एस माइनस टी ए। एच की वैल्यू गिवन है आपको 13.56, ए की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। जो सिलेंडर जो हमारी बॉडी है, देखो इसके चारों तरफ से जो हीट वो हो रही है, डिसिमिनेट हो रही है या हीट ट्रांसफर हो रही है, तो हम क्या करते हैं इसमें कि जो इसका जो आउटर एरिया है, जो उसकी आउटर कवरेज है, और वो आउटर कवरेज क्या है, देखो जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला था पाई डी, और उसकी लेंथ होती है एल। तो पाई डी एल, पाई इंटू 0.4 इसका डायमीटर है, और एल की वैल्यू क्या है 1.5। यहाँ से हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद आपको टी एस और टी ए या टी एफ, टी एस जो टेम्परेचर सरफेस का टेम्परेचर है वो है हमारा 40 डिग्री, और जो आसपास जो है उसका टेम्परेचर है 3.5। तो इस तरीके से फॉर्मूला जो हमारा है Q टू एच ए टी एस माइनस टी ए, इसके अंदर हम ये वैल्यू कर देंगे, और वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर आएगा, वो आएगा 62622 किलो जूल पर आवर। तो आप देख सकते हो जो ये क्वेश्चंस जितने भी आप देख रहे हैं, सिर्फ फार्मूला के अंदर आपको वो वैल्यूज पुट करनी है और छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर मान लो एरिया दिया है तो एरिया की कैलकुलेशन करनी है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये सारी कैलकुलेशन करनी है। तो नॉर्मली एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, अगर सिंपल जो अभी हमने जो कल की थे न्यूमेरिकल जो आज किए थे, वो तो 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा। हाँ, अगर कोई कंपोजिट सिस्टम है तो उसका न्यूमेरिकल 10 मार्क्स का आता है, बट नॉर्मली कंपोजिट न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। सो उसके सर सर हेलो सर। तो 9.9 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द हीट एक्सचेंज बाय रेडिएशन बिटवीन द फ्लोर 4 मीटर बाय 4 मीटर ऑफ ए फर्नेस। यानी कि फर्नेस है और उस फर्नेस का जो आपको डायमेंशन दी है वो 4 मीटर बाय 4 मीटर दी है, ठीक है। एंड जिसकी क्या है एक मतलब कैलकुलेट द हीट एक्सचेंज बाय रेडिएशन बिटवीन द फ्लोर ऑफ ए फर्नेस एंड द रूफ इफ द टू एरिया आर लोकेटेड एट 3 मीटर अपार्ट। तो आप देख सकते हैं कि जो जो फर्नेस का जो फ्लोर है वो 4 बाय 4 मीटर का है, और उससे रूफ रूफ यानी उसकी छत के ऊपर जो हीट ट्रांसफर हो रही है रेडिएशन से हो रही है वो कैलकुलेट करना है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 3 मीटर। ओके, उसके बाद जो आपको कैलकुलेट आपको दिया हुआ है फ्लोर और रूफ का जो टेम्परेचर है वो 1150 और 300 डिग्री सेल्सियस, और जो सिग्मा की वैल्यू है, सिग्मा की वैल्यू है 5.67 इंटू 10 की पावर -8 W per meter square Kelvin. Assume that all radiation coming out from the floor fall on furnace roof। यानी कि जितना भी हीट ट्रांसफर हो रहा है वो रेडिएशन की वजह से हो रहा है। तो हमने कैलकुलेट करना है कि कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है। फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। आपके पास सिग्मा की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी। ए एरिया, एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, एरिया कैलकुलेट करने का तरीका है ये बिकॉज 4 इंटू 4, एक हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट गिवन है, तो एरिया हो गया 16 इंटू में T1 की 4 माइनस T2 की 4। तो टेम्परेचर ऑलरेडी दिया था 1150 और 300, उसको क्या करेंगे हम लोग कैल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। और जैसा आप देख ही रहे हो T1 में हमने क्या किया 273 ऐड कर दिया, और T2 में भी हमने क्या किया 273 ऐड कर दिया, और इस तरीके से हमने ये जो वैल्यू थी वो पुट कर दी। और पुट करने के बाद इस फॉर्मूला से हम लोग Q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आप उसको सॉल्व करोगे आंसर है 3622.03 किलोवाट। सो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है हमारा, आप देख सकते हो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। सो व्हाट इज द रेडिएंट हीट ट्रांसफर पर मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द रेडिएंट हीट ट्रांसफर
what is the radiant heat transfer between per meter square between two large parallel planes, यानी दो प्लेन्स हैं उनके बीच में, तो दोनों की एमिसिविटी दी हुई है आपको, एक की 0.7 दी हुई है इसके अंदर वैल्यू बोथ प्लेन्स की। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है कि कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला स्क्रीन पे लिखा है, E by A इज इक्वल टू सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4 डिवाइड बाय 1 बाय E1 प्लस 1 बाय E2 माइनस 1। ये हमने इसको बाय ए क्यों कर दिया, क्योंकि हम जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे पर मीटर स्क्वायर, तो इसलिए हमने क्या किया, उस वैल्यू से उसको डिवाइड कर दिया, राइट। तो इस फॉर्मूला के अंदर अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा की वैल्यू। सिग्मा की वैल्यू गिवन है 5.67 इंटू 10 की पावर -8, वो वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आई गई है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हमारे पास क्या चाहिए, हमें टेम्परेचर T1 और T4। तो आपको टेम्परेचर ऑलरेडी गिवन है दोनों प्लेट्स के, एक का 150 है और एक का 275 है। तो हम दोनों में 273 ऐड करके और उसको हम कन्वर्ट कर देंगे केल्विन में। केल्विन में जो वैल्यू हमने कन्वर्ट कर ली, तो उस वैल्यू को कन्वर्ट करने के बाद, केल्विन की वैल्यू कन्वर्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हाँ, जब हमने इसको केल्विन की वैल्यू को हमने इसके अंदर कन्वर्ट कर लिया, अब हमारा मेन काम क्या है, नेक्स्ट वर्क क्या है हमारा इसके अंदर, तो अब आपने वैल्यूज पुट करनी है इसकी, एप्सिलॉन 1 की और एप्सिलॉन 2 की, दोनों की वैल्यू 0.7 है। तो जैसे ही आप इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट करेंगे, वहां से हम लोग ये E by A यानी कि रेडियंट हीट ट्रांसफर, ये वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप अब आपको, आपने न्यूमेरिकल देख ही लिया, आपको समझ में आ भी गया होगा। ओके, किसी को ट्रबल है इस न्यूमेरिकल में बच्चों, किसी को भी कोई ट्रबल हो? हाँ जी बच्चों। नो सर। चलो, तो ये हमारा आज सिलेबस सारा खत्म हो गया, ठीक है बच्चों। अब जो हमारा नेक्स्ट क्या कहते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब जितने भी लेक्चर्स आएंगे उन सब में हम इनकी प्रैक्टिस ही करेंगे। ओके बच्चों? ओके सर। हाँ, तो किसी को कोई ट्रबल हो तो मुझे बताओ, फिर ना फिर हम आगे चलते हैं। किसी को कोई ट्रबल नहीं है तो चलो फिर तुम्हारा टेस्ट लेते हैं आज। वर्बल टेस्ट में कुछ नहीं है, मैं आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछूंगा और आपने उनका फिलहाल आंसर देना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का ही। अभी मैं आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछता हूँ एक बार, आसान ही है। जो अब अभी जो हमने जस्ट चैप्टर पढ़ा है ना, पहले हम उसी को ही डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम कुछ और देखेंगे। चलो, सो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे। बताओ, इन कंडक्टिव हीट ट्रांसफर द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट मूव एक्चुअली, अफेक्ट द इंटरवेनिंग मीडियम, डू नॉट अफेक्ट द इंटरवेनिंग मीडियम। किसका राइट आंसर क्या है, कौन बताएगा? हाँ जी बच्चों, इसका राइट आंसर कौन बताएगा मुझे? बताओ बच्चों, कौन है मीटिंग में? आदित्य, अमन, दीपक, फयाज, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करो, मुझे आंसर दो इस क्वेश्चन का। कंडक्टिव हीट ट्रांसफर का मतलब क्या था? कंडक्शन। और कंडक्शन किस में होता है? सॉलिड्स के अंदर। और सॉलिड के अंदर क्या होता है? हाँ जी, सॉलिड के अंदर क्या होता है बच्चों?
कि विद इन द सॉलिड्स या एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में जब हीट ट्रांसफर होता है। तो बताओ उसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी, कौन बताएगा इसका आंसर? बताओ बच्चों। देखो इसमें क्या होता है बच्चों, कोई पार्टिकल मूव नहीं करता। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारे पार्टिकल ही मूव करते, इसमें जो मूव करता है वो मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इसके बेसिकली। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ ए। क्या आंसर हुआ उसका? डू नॉट मूव एक्चुअली। अच्छा, द लॉ क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डी टी बाई डी एक्स, ये किसने दिया था? कौन बताएगा इसका आंसर? हाँ जी बच्चों, इसका आंसर क्या है? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A डॉट डी टी बाई डी एक्स। अच्छा ये बताओ किसके लिए था ये? बताओ मेरे को। हाँ जी, ये कंडक्शन के लिए यूज करते हैं इसको ये लॉ दिया था जेबी जोसेफ फोरियर। इसको फोरियर लॉ भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया भी था उस टाइम, और न्यूमेरिकल भी करें इसके अंदर। इसका मतलब पढ़ा नहीं आप लोगों ने कुछ भी? हाँ। अच्छा ये तो यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के इज क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होते हैं? Q इज डायरेक्टली इक्वल टू के ए डी टी बाई डी एक्स। तो ए के क्या होंगे देखो, Q की वैल्यू किस में होती है? W यानी वॉट में, डिवाइड बाय ए यानी मीटर स्क्वायर, डी टी बाई डी एक्स, डी टी होता है टेम्परेचर यानी कि केल्विन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या सूट करता है, W बाय एम के। इसका क्या आंसर हुआ? थर्ड का आंसर है सी। थर्ड का आंसर क्या हो गया बच्चों? इसका आंसर हो गया सी, आंसर हो गया इसका। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल डिक्रीज विद। हाँ जी, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। देखो हमारे पास Q इज इक्वल टू ए के डी टी बाई डी एक्स। किसका अमन किसका आंसर बता रहे हो अभी ये? हाँ जी अमन, जो आप ए आंसर बता रहे हो किस क्वेश्चन का है? सर फोर्थ का। फोर्थ का ए, कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? हमेशा टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ती है। बिल्कुल राइट, आपने सही आंसर दिया कि थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा फिफ्थ है, टेम्परेचर प्रोफाइल इज डैश इन केस ऑफ प्लेन वॉल। कैसा होगा प्लेन वॉल्स के अंदर? देखो प्लेन वॉल का मतलब प्लेन, बिल्कुल प्लेन है। तो क्या आंसर होगा? हाँ जी बताओ बच्चों। तो प्लेन का मतलब क्या हुआ? लीनियर। तो लीनियर आंसर होगा ना इसका बच्चों। तो क्या आंसर हुआ इसका? लीनियर। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? लीनियर। अगला क्वेश्चन है हमारा सिक्स क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ कन्वेक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर। कन्वेक्टिव कोएफिशिएंट का क्या फॉर्मूला? Q इज इक्वल टू एच ए इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। हमें वैल्यू निकालनी है H की, तो Q बाय ए टेम्परेचर डिफरेंस, Q की वैल्यू W। ठीक है, W एरिया की वैल्यू मीटर स्क्वायर और टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन। तो क्या आंसर होगा इसका? ए आंसर होगा। यूनिट ऑफ कन्वेक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज W बाय मीटर स्क्वायर केल्विन। ओके,
ए आंसर इसका। ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ 2 नंबर में आते हैं। डेसिमेशन ऑफ हीट फ्रॉम डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज एन एग्जांपल ऑफ। अब देखो एक डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर से जो हीट ट्रांसफर हो रही है, किसका एग्जांपल है वो है नेचुरल कन्वेक्शन का। किसका एग्जांपल है वो? नेचुरल कन्वेक्शन, यानी बी आंसर है इसका। अच्छा, ये हमने उसमें किया था रेडिएशन में। तो ये 3 टर्म्स थी ना हमारी, किसी को याद है टर्म्स कौन कौन सी थी? अल्फा, रो और टाउ। हाँ जी, ये टर्म्स किसी को याद है? ये था एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी। और आपको याद होगा इन तीनों का सम इक्वल होता है 1, तो 8 का आंसर क्या है? डी। तीनों का सम क्या है? इक्वल टू 1। The body whose absorptivity does not vary with temperature and wavelength of incident ray is called, हाँ जी, वो बॉडी जिसकी एब्जॉर्प्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेज, क्या बोलते हैं उस बॉडी को? उस बॉडी को बोलते हैं ग्रे बॉडी। कल बताया भी था आपको, उसका आंसर है ग्रे बॉडी। और अगला क्वेश्चन है, ब्लैक बॉडी के लिए जो एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू तो होती है 1 और बाकी सब की वैल्यू क्या होती है? 0 और 0। इसका आंसर ए है। चलो, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। डिफाइन हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर क्या है? इट इज फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हीट ट्रांसफर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है उसे हम लोग बोलते हैं हीट ट्रांसफर। कौन कौन से मोड होते हैं हीट ट्रांसफर के? कौन बताएगा मुझे? हाँ जी फियाज, कौन कौन से होते हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफर? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है? इट इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द सेम बॉडी और टू अदर बॉडी इन फिजिकल कॉन्टेक्ट विदाउट सिग्निफिकेंट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और ये नॉर्मली किसमें होता है? ये होता है हमारा सॉलिड्स के अंदर। यानी कि अगर मान लो एक आयरन रॉड है, उसको वन साइड से गर्म कर रहे हैं, तो पूरी आयरन रॉड आप देखते हैं धीरे धीरे गर्म होनी शुरू होती है, बिकॉज उसके अंदर जो उसके इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना शुरू करते हैं, जो पार्टिकल्स मूव करना शुरू करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इस तरह के हीट ट्रांसफर को बोलते हैं हम लोग कंडक्शन, जो सॉलिड्स के अंदर होता है, जो डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में होते हैं। दूसरा है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर कब होता है? जो वन पार्ट ऑफ फ्लूइड टू अनदर, एक फ्लूइड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल इज नोन एज द कन्वेक्शन। यानी फ्लूइड का एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल या फ्लूइड से किसी दूसरे सॉलिड में जब एक्चुअल हीटेड पार्टिकल्स मूव करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग कन्वेक्शन। और रेडिएशन हमारा क्या होता है? इट इज ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू स्पेस और मैटर बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच आर ऑफ सेम नेचर एज लाइट और रेडियो वेव्स। तो ऐसा हीट ट्रांसफर जिसमें ऐसा हीट ट्रांसफर जो रेडियो वेव्स या नेचुरल वेव्स की फॉर्म में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं। डिफाइन उसके बाद है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के। क्या होता है? आप जानते हैं Q is directly proportional to A into dt by dx। और K क्या होता है हमारा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। Q is equal to K A dt by dx। ठीक है जी। तो Q is equal to अगर हमें उसके यूनिट्स निकाले हैं थर्मल कंडक्टिविटी के, तो ये क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड थ्रू ए यूनिट एरिया, unit thickness and unit time when the difference in temperature between the phase causing heat flow is unity। What it mean कि अगर मान लो एक प्लेट है जिसका एरिया यूनिट एरिया है 1 मीटर स्क्वायर और उसकी थिकनेस कितनी है? 1 मीटर, और 1 डिग्री केल्विन टाइम टेम्परेचर में 1 सेकेंड टाइम में
जो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी। उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन कंडक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर। इट मे बी डिफाइंड एज amount of heat transferred for a unit temperature difference between the fluid and the surface of unit area in unit time. Next है define free or natural convection when the movement or circulation of fluid is caused by difference in density resulting from temperature difference. It is known as free or natural convection. तो ये क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये नॉर्मली 2 मार्क्स में आते हैं। फोर्स कन्वेक्शन मैं आपको एग्जांपल भी दिया है कि जैसे यहाँ पे हम पंप और फैन को यूज करते हैं, जहाँ पर हम एयर को यूज करते हैं सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड के लिए, जहाँ पर हम फोर्स करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स सर्कुलेशन। जैसे घरों में क्या है, अगर किचन में एग्जॉस्ट फैन लग जाए, एग्जॉस्ट फैन क्या करता है, उस आप रूम की जो हीट है उसको बाहर लेके जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फोर्स कन्वेक्शन। उसके बाद क्या है, डिफाइन ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है, हाँ जी, ब्लैक बॉडी क्या होती है बच्चों, कि जो सारी एब्जॉर्ब रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी। तो वो ब्लैक बॉडी, ए बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन फॉलिंग अपॉन इट इज कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी। ना मारे के चलो सब कुछ खाए, चलो कुछ खाए। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाइट बॉडी। क्या होती है, जिसके जो सारे के सारे रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दे, ठीक है। और ओपेक बॉडी जो अपने अंदर से सारी रेडिएशन को ट्रांसमिट कर दे, उसको बोलते हैं ओपेक बॉडी। यानी बॉडी ओपेक कब होगी, जब वो अपने अंदर से सारी हीट को ट्रांसमिट होने देगी, और ओपेक कब होगी, जो सारी हीट को वो रिफ्लेक्ट कर देगी। और तीसरा ब्लैक बॉडी, जो सारी हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी, व्हाइट बॉडी और ओपेक बॉडी। अगला है हमारा ग्रे बॉडी। ग्रे बॉडी क्या होती है कि जिसकी एब्जॉर्बिविटी जो है चेंज नहीं होती विद द टेम्परेचर और विद द जो रेडिएशन वेवलेंथ, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रे बॉडी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रांसपेरेंट बॉडी क्या होती है कि जो सारी की सारी रेडिएंट एनर्जी जिसके अंदर से पास थ्रू कर जाए, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट बॉडी। तो ये टर्म्स होगी ब्लैक बॉडी, व्हाइट बॉडी, ओपेक बॉडी और ट्रांसपेरेंट बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में नॉर्मली पूछते हैं, तो आपको ये सारी टर्म्स पता होनी चाहिए। ग्रे बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये सारी। उसके बाद नेक्स्ट होता है एमिसिव पावर। हमने जब डिस्कस किया रेडिएशन, तो एमिसिव पावर बेसिकली क्या होता है, एमिसिव पावर हम रेडिएशन के केस में डिस्कस करते हैं, और जो रेडिएशन के केस में जो टोटल एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको हम लोग बोलते हैं उसकी एमिसिव पावर। तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो जितनी भी हीट को ट्रांसफर कर सकता है उसको बोलते हैं उसकी एमिसिव पावर। और एमिसिविटी क्या होता है, किसी भी बॉडी की जो एमिसिव पावर है उसकी रेशो, अगर उसको हम कंपेयर करें ब्लैक बॉडी के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं एमिसिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी, और इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन, दैट इज E अपॉन EB, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। किर्चॉफ्स लॉ हमने पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the absorptivity or emissivity of a body are same when the body is in thermal equilibrium with its surrounding। यानी कि अगर कोई बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में सराउंडिंग के साथ, तो उसकी एब्जॉर्प्टिविटी और एमिसिविटी दोनों क्या होंगी, दोनों जो है वो सेम होंगी। ओके बच्चों। और उसके बाद ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे जो अभी हमने पढ़े, और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगर आप ये जैसे 17 क्वेश्चन कर लोगे ना, इन 17 क्वेश्चंस में से ही आपके वो क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं जो 5 नंबर में आते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, फोरियर लॉ,
What is steady and unsteady heat transfer? State Vanes displacement law, स्टेट स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, ये सारे हम लोग पढ़ भी चुके हैं. बोल्ट्जमैन लॉ, वेन डिस्प्लेसमेंट, स्टडी, अनस्टडी, फोरियर लॉ आप जानते हैं कंडक्शन में होता है. ओके, तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से आते हैं. उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स हैं. तो बच्चों आप ये हमारा सिलेबस आज वाइंड अप हो गया. कल मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा और कल जो आपका टेस्ट होगा वो इसी चैप्टर होगा फर्स्ट, इसी चैप्टर का जो चैप्टर नंबर 9 है. तो चैप्टर नंबर 9 में कल तो मैं आपको दूंगा MCQ, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस. ठीक है बच्चों, और फिर मैं आगे दूंगा इसके न्यूमेरिकल्स. तो कल आप तैयार है ना? इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएंगे और इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दोनों आएंगे. जो मैंने 17 क्वेश्चन बताए ना आपको, तो कल जो टेस्ट होगा वो मल्टीपल चॉइस, क्योंकि आपके एग्जाम में बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपको वो पढ़ने होंगे. तो कल मैं आपको टेस्ट लूंगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और प्लस में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. तो आप सब बच्चों ने ये तैयार करने हैं, ये पढ़ने हैं. तो कल चैप्टर नंबर 9 का आपका टेस्ट होगा. और चैप्टर नंबर 9 में आपने ये फिर बता रहा हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन तो आप पढ़ने हैं. इसके अलावा और भी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पूरा चैप्टर थोरोली पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा. और उसके बाद सेकंड है जो ये 17 क्वेश्चन है. तो मैं आपको गूगल फॉर्म शेयर कर दूंगा और आपको जूम क्या कहते हैं, हाँ, आपको मैं गूगल फॉर्म में ही शेयर करूंगा, उस पर ही आपको सबमिट करने होंगे. उस टेस्ट के 2 पार्ट होंगे. ठीक है, दो आपको मैं गूगल फॉर्म सबमिट करूंगा, एक MCQ के लिए और दूसरा टेस्ट सबमिट करने के लिए. और ये आपके कंसीडर होंगे बाद में जो आपके इंटरनल मार्क्स बनेंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के लिए. तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल करेंगे. बट ये टेस्ट है और आपने इसको अच्छे से करना है. ओके बच्चों, किसी की क्वेरी है बच्चों, पूछना किसी ने कुछ? सर एग्जाम कब से होगा? बेटे एग्जाम मोस्ट पॉसिबल जनवरी के फर्स्ट वीक में होंगे. ऐसे ही सर ऑनलाइन होगा? मोस्ट पॉजिटिवली ऑनलाइन होना चाहिए, बट ऑफलाइन भी हो सकते हैं. वैसे तो ऑनलाइन एग्जाम ही होंगे, बट 1% चांस ये है कि ऑफलाइन भी हो सकते हैं. ओके सर. हाँ जी, ठीक है बच्चों, कल टेस्ट के लिए तैयार रहना आप लोग. ओके सर, थैंक यू सर. ओके ओके ओके.